आज का हमारा विषय है बोली, विभाषा और भाषा। बोली, विभाषा और भाषा। संसार की समस्त भाषाओं को विभिन्न कोटियों में बांटा जा सकता है। इस वर्गीकरण का आधार आवर्ती मूलक आदि वर्गीकरण के अतिरिक्त बोली, विभाषा और भाषा 3 रूपों में किया जाता है, जिनका संक्षिप्त रूप इस प्रकार है। यानी बोली किसे कहेंगे, विभाषा किसे कहेंगे और भाषा किसे कहेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय है बोली, विभाषा और भाषा। बोली, सब डायलेक्ट, अंग्रेजी में कहते हैं सब डायलेक्ट। बोली भाषा की वह छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। इसका संबंध ग्राम या मंडल से रहता है। इसमें व्यक्तिगत बोली की प्रधानता होती है, इसमें घरेलू शब्द होते हैं, इसमें देशज शब्दों का भी पर्याप्त भंडार रहता है। यह मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा होती है और ये हो सकता है कि हर गांव की, हर कस्बे की, हर शहर की अपनी अलग अलग हो सकती है। इसमें साहित्यिक रचना ना के बराबर होती है। साहित्यिक रचना होती ही नहीं, अगर होती है तो वो केवल तुकबंदियाँ होती हैं। एक ही भाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियाँ प्रचलित रहती हैं। एक जो भाषा होगी उसमें बहुत सारी बोलियाँ हो सकती हैं, पर ये बोलियाँ मैंने आपको बताया कि स्थानीय स्तर पे होती हैं। भाषा शास्त्रियों ने इस प्रकार की 4 विशेषताएं मानी हैं। किसकी? बोली की। बोली की 4 विशेषताएं कौन कौन सी? ये भाषा का छोटा और स्थानीय रूप है। सबसे पहली इसकी विशेषता है कि ये भाषा का सबसे छोटा और स्थानीय रूप है। ये स्थानीय स्तर पे होती है, हर गांव की, हर कस्बे की, यहाँ तक कि कई बार देखने में आता है कि हर मोहल्ले तक की भाषा अपनी अलग से होती है और उस मोहल्ले को पार कर दीजिए दूसरी भाषा बदल जाएगी। दूसरे इसकी विशेषता है ये साहित्यिक भाषा नहीं होती। हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की, इसमें साहित्य ना के बराबर होता है। साहित्य रचना होती नहीं, और होती भी है तो केवल तुकबंदियाँ होती हैं जिनका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता। तीसरी विशेषता ये व्याकरण की दृष्टि से असाधु भाषा होती है। व्याकरणिक रूप इसका बिल्कुल निकृष्ट कोटि का होता है। व्याकरण का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता, ना शब्द चयन का ध्यान रखा जाता, ना वाक्य विन्यास का ध्यान रखा जाता, कर्म कर्ता किस प्रकार से आएंगे इसका कोई ध्यान नहीं रखा जाता। यानी ये असाधु भाषा है, जो जिसके मन में आए जैसा बोल देता है। चौथी इसकी विशेषता है इसके प्रयोक्ता निम्न स्तर के व्यक्ति होते हैं, अर्थात पेशेवर। जैसे पेशेवर जो लोग होते हैं वो इसके प्रयोक्ता होते हैं निम्न स्तर के, अर्थात जो अशिक्षित होते हैं या कबीलाई क्षेत्र के होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका व्याकरणिक ज्ञान नहीं होता, वो इस प्रकार की बोली जो भाषा इस्तेमाल करते हैं उसको बोली कहा जाता है। जैसे ब्रज, अवधी और भोजपुरी के स्थानीय आधार पर अनेक रूप देखे जा सकते हैं। यह रूप बोली कहलाए। तो बोली की जहाँ तक हमने चर्चा की, बोली का मतलब हुआ वह रूप जो स्थानीय है, सबसे छोटा है, वह साहित्यिक भाषा नहीं होती, व्याकरण की दृष्टि से असाधु भाषा होती है और ये साधारण या व्याकरण ज्ञान रहित व्यक्तियों की भाषा होती है। अब बात करेंगे हम विभाषा, डायलेक्ट। विभाषा का मतलब होता है डायलेक्ट। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। विभाषा एक प्रांत की हो सकती है, एक उप प्रांत की हो सकती है, एक डिवीजन की हो सकती है और एक राज्य की हो सकती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं भी होती हैं। साहित्यिक दृष्टि से ये थोड़ी सी उच्च कोटि की होती है। हिंदी की बहुत सारी विभाषाएं हैं, जैसे खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी आदि। विभिन्न बोलियां राजनीतिक सांस्कृतिक आधार पर अपना क्षेत्र बढ़ा सकती हैं। राजनीतिक वर्चस्व के कारण भी कई बार बोलियों का आधार बढ़ जाता है, क्योंकि प्रजातंत्र का युग है। कई बार सांस्कृतिक, जिसकी संस्कृति उज्ज्वल होगी, अच्छी होगी, वो भी बढ़ जाती है। या फिर साहित्यिक रचना आदि के आधार पर कुछ भाषाएं ऐसी हैं कि उनमें अच्छा साहित्य लिखा गया। जैसे हम मध्यकाल की बात करते हैं, मध्यकाल में ब्रज भाषा जो थी उसमें कृष्ण भक्ति काव्य धारा का बहुत अच्छा साहित्य लिखा गया। इस कारण तात्कालिक समय में ब्रज भाषा या ब्रज विभाषा का बड़ा प्रचार प्रसार हुआ। तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस अवधी में लिखा तो उस समय में अवधी विभाषा का बड़ा प्रचार प्रसार हुआ। इस कारण कई बार ये राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उपलब्धियाँ विभिन्नता के कारण या उसकी
अच्छाई के कारण ये अच्छा रूप धारण कर लेती है और साहित्यिक गौरव का कारण भी बन जाती हैं। जैसे खड़ी बोली, मेरठ, बिजनौर आदि की भी भाषा होते हुए राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत होने के कारण राष्ट्रभाषा के पद पर अधिष्ठित हुई, क्योंकि बहुत सारा जन समुदाय इसको बोलने लग गया खड़ी बोली को, और जब बहुत सारा जन समुदाय बोलने लग गया तो ये राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम प्रचलित करने में सक्षम रही और ये राष्ट्रभाषा बन गई। तीसरी हम बात करेंगे भाषा प्रतिनिष्ठित या आदर्श भाषा। ये कौन सी होती है? आदर्श भाषा को टकसाली भाषा भी कहते हैं। विभिन्न विभागों में कोई एक भी भाषा अपने गुण, अपने गौरव, अपने राष्ट्रीय और सांस्कृतिक अभिवृद्धि या जन सामान्य में अधिक प्रचलन या राजाश्रय प्राप्त करने के आधार पर राजकार्य के लिए चुन ली जाती है और उसको राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में घोषित किया जाता है। जैसे अगर मुगलों के समय में देखें तो फारसी अपने आप में श्रेष्ठ भाषा थी, राज का संरक्षण प्राप्त था उसको, बहुसंख्यक जनसंख्या बोलती थी उसको। परिणाम ये रहा कि फारसी राजभाषा या प्रतिष्ठित भाषा बन गई। संक्षेप में बोली, विभाषा और भाषा का अंतर कहा जा सकता है कि बोली स्थानीय भाषा है, इसका क्षेत्र जिला कमिश्नर तक सीमित होता है। विभाषा का क्षेत्र इससे बड़ा होता है और प्रांतीय भाषा के रूप में व्यवहृत होती है। राष्ट्रभाषा या राजभाषा के लिए भाषा का शब्द का प्रयोग उचित होता है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा जो होती हैं, क्योंकि उनका व्यापक जन आधार होता है, वह विस्तृत भूभाग में बोली जाती है, उनमें साहित्यिक रचनाएं मिलती हैं, इसलिए उनको भाषा कहा जा सकता है। बोली, विभाषा और भाषा में अंतर बताना संभव नहीं है। मूलभूत अंतर जो व्याकरणिक कोटियों के आधार पर अंतर निकाला जाता है, वो अंतर बताना इनमें बड़ा मुश्किल है। ये भेद मुख्यतः व्यवहार क्षेत्र के विस्तार और अविस्तार पर निर्भर है, यानी उसके व्यवहार क्षेत्र का एरिया या विस्तार कितना लंबा चौड़ा, कितने बड़े भूभाग में बोली जाती है। तो इस आधार पर निम्नलिखित अंतर किया जा सकता है। भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है, बोली का क्षेत्र छोटा होता है। भाषा विस्तृत भूभाग में बोली जाती है, जबकि बोली छोटे भूभाग में। भाषा में प्रचुर साहित्य होता है, बोली में नहीं होता है। बोली में किसी भी प्रकार का साहित्य नहीं होगा तो तुकबंदियाँ होंगी, जो अनगढ़ होगा, या लोक प्रचलन में आने वाले लोकगीत आदि होंगे, जबकि भाषा के अंदर प्रचुर साहित्य होता है। बोली भाषा से जन्य है, अतः भाषा और बोली का माता पुत्री का संबंध है। बोली जो है वो भाषा से निकलती है, जिस प्रकार से हिंदी एक बहुत भाषा है और उसकी बहुत सारी बोलियाँ हैं, तो ये कह सकते हैं कि भाषा माता होती है और बोली जो होती है उसकी पुत्री होती है। ये संबंध माता और पुत्री का रहा। भाषा शिक्षा और उच्च शिक्षा का माध्यम होती है। भाषा जो होती है उसमें राजकार्य किया जाता है, उसमें विद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षा दी जाती है, वह शिक्षा का माध्यम होती है। लेकिन इसके विपरीत बोली जो होती है उसमें लोक साहित्य होता है, लोकगीत होते हैं, बोलचाल तक सीमित रहती है, वह व्यवहार में, राजकार्य में अर्थात शिक्षण का माध्यम नहीं हो सकती। अगला अंतर है, एक भाषा जन्य बोलियों में बोधगम्यता रहती है, यानी एक भाषा की जितनी बोलियां होती हैं उनको समझना सरल होता है। ये बोलियां कुछ अंतर से भिन्न होने पर भी परस्पर बोधगम्य होती हैं, यानी इन एक भाषा की विभिन्न बोलियों में थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा, मूलभूत या मौलिक अंतर मिलेगा, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति एक भाषा की जो बोलियां होती हैं उनको समझने में सक्षम है, वो समझ सकता है। किंचित थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकती है, कुछ ज़्यादा, कुछ कम, कुछ ज़्यादा, इस प्रकार से। एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती हैं, पर उनकी आधार भाषा एक ही होगी। यानी एक भाषा जो होती है उसकी बोलियां बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन भाषा एक ही होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा यानी प्रतिनिष्ठित भाषा, आदर्श भाषा, विभाषा और बोली, इनमें ये अंतर है। धन्यवाद। लो साहब, नमस्ते मैडम। ये एडमिशन वाले ले गए।